जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 12 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस की जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है ज्ञान सर के पेड कोर्स में। यूपीपीसीएस का नंबर 1 पेड कोर्स है। इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का पेज है जिसको आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज के कौन से टॉपिक हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टी डेमोलिशन के रेगुलेशन से रिलेटेड, कि प्रॉपर्टीज को जो तोड़ा जाता है तो उससे रिलेटेड। फिर इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो है उसका इंपैक्ट हम लोग को इन्फेंट मॉर्टेलिटी पे क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि शिशु मृत्यु दर जो है उस पर स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव प्रभाव भी होता है। इंडिया सिंगापुर के बारे में हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, एआरसी, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे और विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी नोट डाउन करने वाली वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। आपने काफी सारे केसेस जो है वो सुने होंगे कि अब गुंडा राज जो है वो सहा नहीं जाएगा और गुंडों के घरों को, महलों को, बिल्डिंगों को तोड़वा दिया गया, बुलडोजर चलवा दिए गए। सुना है कि नहीं सुना? देखे होंगे काफी सारे वीडियोस आपने कि गुंडों के घर को जो है वो सरकार ने तोड़वा दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी काफी राज्यों से ऐसे काफी सारे केसेस सामने आए। बट सोचो कि लीगली ये क्या सही है? इसी पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताओ कि क्या ये लीगली सही है। लीगली क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ठीक है? क्या ये एथिकली ठीक है? नहीं। मेरी अगर पर्सनल चॉइस अगर पूछोगे तो मुझे लगेगा कि पर्सनली कि हाँ यार बढ़िया है, ऐसे गुंडों का हर्ष यही होना चाहिए। क्योंकि ऐसे गुंडों लोगों ने ना जाने कितने लोगों को नोच कर, दबोच कर, मार कर, डरा कर पैसे जो है वो लूटे और अपना घर बनाया, अपना महल बनाया। उस घर को, उस महल को बनाने के पीछे इन लोगों ने ना जाने कितने लोगों के आंसू बहाए, कितने लोगों के परिवार को खत्म किया, बर्बाद किया और अपना महल बना लिया। तो अब सरकार बोल रही है कि ये बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा और उनके बुलडोजर चला दिए जाते हैं, जिसको बुलडोजर जस्टिस कहते हैं, बुलडोजर न्याय, कि गुंडों के साथ यही होगा, हर्ष गुंडों का यही होगा। तो ये बुलडोजर न्याय है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए सालों के साथ। बट आप सोचो खुद, एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति गुंडा है, उसके परिवार तो गुंडागर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। बट अगर वो एक व्यक्ति गुंडा है और घर तोड़ दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के साथ साथ और भी जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसका परिवार जो है, जो बेगुनाह है, तो उसके साथ तो अन्याय हो रहा है। उसके जो छोटे बच्चे होंगे उनको पता भी नहीं कि बाप क्या कर रहा है, बाप कैसा है, बट अन्याय तो उनके साथ भी हो रहा है कि नहीं? सोचो आप इस बात को। तो इसी पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जो है वो व्यक्त करी है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं इसी पर ही कि हमें जो है वो देखने को मिला। बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी जो है वो पता है कि सरकार जो है वो इस प्रकार से एक प्यूनिटिव मेजर के तौर पर, एक दंडात्मक उपाय के तौर पर, कि दंड देने के लिए कि ऐसे गुंडों का हश्र यही होना चाहिए, उनके घर को जो है वो तोड़वा देती है। जब भी एक व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है या कोई व्यक्ति दंगे वगैरह में इन्वॉल्व होता है, नहीं कोई बड़ा गुंडा टाइप का व्यक्ति, राइट, तो उसके कारण जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ जो है वो सरकार ये इस प्रकार का कदम उठा रही है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई बिना प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के ये चीज करना सही नहीं है, राइट। आप जो है वॉयलेट कर रहे हो प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस को, राइट। उच्च प्रक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन है ये तो बिल्कुल सीधे सीधे, कि आप बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के किसी के घर को तोड़ रहे हो, तो ये एक प्रकार से इलीगल है, जो सरकार को नहीं करना चाहिए। न्यायालय के अनुसार सभी राज्यों में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत दिशा निर्देश आवश्यक है। स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन जो है वो जरूरी है सभी स्टेट्स के लिए, स्पेशली अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। अगर कहीं पर अवैध हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वहां पर कब्जा कर लिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नोटिस देकर जो है वो तोड़वाया जाता है सरकार के द्वारा। बट किसी को दंड देने के लिए उसके घर को तोड़वाना, इट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है वो ये कहती है कि जिसमें भाई आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, राइट, लीगल रिस्पॉन्स के लिए अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि सामने वाला कोर्ट में जो है वो अपना केस फाइल करके स्टे लगा सके, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आर्बिट्री डिमोलिशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हर किसी का घर आप ऐसे तोड़ नहीं सकते हो, उनको नोटिस दो और सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दो कि भाई वो आकर उस नोटिस के खिलाफ जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को नहीं, गाइडलाइन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ये एक्स्ट्रा जुडिशियल डिमोलिशन जो हो रहा है ना, मतलब कि हमें देखने को मिल रहा है कि ये न्याय करने का काम होता है कोर्ट का, और कोर्ट के बाहर इस प्रकार की हरकतें हो रही है, इस प्रकार से न्याय जो दिखाया जा रहा है वो गलत है, राइट। तो इसमें लीगल फ्रेमवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है और पूरी चीज जो होनी चाहिए वो कानूनी तौर पर होनी जरूरी है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बारे में हम लोग चर्चा करें, जैसे कि आर्टिकल 300 ए, अनुच्छेद 300 है हमारे भारतीय संविधान का। ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति से हटाया तभी जाएगा जब एक कानूनी प्रक्रिया होगी, और मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस, मतलब कि डिमोलिशन, जब तोड़ा गया मनमाने तरीके से किसी के घर को, तो इस प्रावधान का ये उल्लंघन है। तो क्लियरली आर्टिकल 300 ए क्या होता है और क्या कहता है, जो मैंने भी आपको बताया, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की, तो ये तो राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 21। इसके अंदर भी है कि ड्यू लीगल प्रोसीजर बिफोर एनी स्टेट एक्शन, कोई भी अगर राज्य जो है वो कार्रवाई करती है तो उसके पीछे पूरी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। आर्टिकल 14 की जो है वो बात करें तो ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के समक्ष जो है वो समानता का प्रावधान, कि सभी लोग कानून के सामने इक्वल हैं, राइट, किसी के साथ भी भेदभाव जो है वो नहीं करना है। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है कि भाई अगर आप किसी के घर को तोड़ रहे हो दंड के तौर पर, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो भी अपने विचार, अपने ओपिनियन जो है वो रख सके, अपना पक्ष जो है वो रख सके तोड़ने से पहले, ठीक है। फिर रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से आप जो है वो लीगल इंस्ट्रूमेंट का मिसयूज जो कर रहे हो किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करके, तोड़कर, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सब चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कही है। इस पर समाज पर भी एक बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है एक प्रकार से। देखो, इमोशनल और फाइनेंशियल डैमेज तो दोनों होता ही है कई बार, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, इनोसेंट फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वो व्यक्ति तो गुंडा है उसके घर का, घर वाले समझाते भी होंगे कि भाई मत कर, तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये वो एक्स वाई जी। अब उस घर में तो और भी सदस्य रहना है ना, जरूरी थोड़ा है कि उस गुंडे ने ही वो पूरी बिल्डिंग बनाई हो सकता है कि उसके फादर ने फर्स्ट फ्लोर बनवाया हो, सेकंड फ्लोर बनवाया, कुछ भी हो सकता है ना, उसके दूसरे अन्य फैमिली मेंबर्स ने, बट सजा किसको मिल रही है, एक के पीछे पूरी बेकसूर फैमिली मेंबर्स को, है ना। तो ये चीज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे ही और भी काफी सारे केसेस चले थे। 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो भी अगर सरकार कोई भी प्रक्रिया करती है तो वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से मनमानी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी केस था। इसमें आर्टिकल 21 को मतलब आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के अंदर जो है वो राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर, इस चीज को जो है वो शामिल किया गया, राइट। जीवन के अधिकार में आजीविका और आश्रय का अधिकार शामिल है, राइट। तो ये चीज उसके अंदर आई थी। वही सेम चीज कि आप बिना किसी लीगल नोटिस के, डॉक्यूमेंटेशन के, लीगल प्रोसीजर के अगर आप किसी के घर को तोड़ रहे हो तो वो गलत है। केटी प्लांटेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का भी एक 2011 का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही सेम चीज कही कि भाई देखो, जो भी प्रॉपर्टी के केसेस वगैरह जो है वो चल रहे हैं तो वो एक कानूनी ढंग से जो है वो होने चाहिए और निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, राइट। ऐसी लोकल लॉ भी है, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953। तो ये भी बोलता है कि अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी जो है वो तोड़नी है या सीज करनी है तो उससे पहले जो है वो नोटिस की आवश्यकता होती है, और तहसीलदार जो है वो इस प्रकार के ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे ही एक कानून हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, बट कानून होने से काम नहीं बन रहा है, उस कानून का प्रॉपर पालन भी तो होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यही कहा कि भाई अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ना चाह रहे हो तो उससे पहले उसको लीगल नोटिस दो और उसको अपॉर्चुनिटी दो कि वो उस नोटिस के खिलाफ जो है वो कोर्ट में अपना पक्ष रख सके, बस दैट्स इट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया हो, और अगर आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा।
इन्फेंट मॉर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, तो ये आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से शिशु मृत्यु दर में जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि गिरावट आई है। और यानी कि एक अच्छी चीज हम लोग को देखने को मिली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, स्वच्छता की अगर आप बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू हमारे देश में जो है वो हाइजीन मेंटेन हुई, स्वच्छता हुआ, साफ सफाई का अभियान जो है वो चलाया गया, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो शिशु मृत्यु दर जो है उसमें गिरावट आई है, और ये काफी अच्छी चीज है। और इंडिया का ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम आप कह सकते हो, स्वच्छ भारत मिशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ओपन डेफिकेशन को फ्री करना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लोग खुले में शौच करते हैं उसको खत्म करना है। फिर और ऑब्जेक्टिव बढ़ते गए कि वेस्ट को जो है वो मैनेज करना है प्रॉपर तरीके से, सॉलिड वेस्ट को स्पेशली, है ना। तो बहुत सारी लोगों का माइंडसेट चेंज करना कि पहले लोग कहीं पर भी कचरा फेंक देते थे, अब आज की डेट में लोग थोड़ा संभाल कर सही जगह पर जो है वो कचरा फेंकते हैं। तो रीसेंट रिसर्च ने हाईलाइट किया है कि स्वच्छ भारत मिशन का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा है। शिशु मृत्यु दर में जो है वो गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, और गांव क्षेत्रों में भी सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट नजर आई है, राइट। स्वच्छता में सुधार हम लोग को देखने को मिला है। स्वच्छ भारत वन का फेज वन जो था, उसमें मेनली फोकस किया गया था कि टॉयलेट बनवाया जाए, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और फेज टू अब फोकस कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। तो काफी अच्छी प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिली है। स्टडी के थ्रू बताया जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर में काफी अच्छी गिरावट आई है, राइट। जो भी जिले हम लोग को देखने को मिले जहां पर 30% से भी ज्यादा टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, वहां पर हम लोग को देखने को मिला कि हर 1000 बच्चों के बर्थ में काफी कम बच्चों की जो है वो डेथ हो रही है। यानी कि जो बच्चों की डेथ पहले होती थी, वो आंकड़ा जो है वो गिर गया, कम हो गया है। और हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि जैसे-जैसे हम लोग को डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉयलेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, राइट? प्रॉपर सैनिटेशन का एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में जो है वो गिरावट आती जा रही है। अब हर 10% इंक्रीज में कितनी गिरावट आ रही है, तो वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन से काफ़ी फ़ायदा जो है वो मिला है। और इस मिशन का काफ़ी अच्छा हम लोग को मेन ऑब्जेक्टिव तो ये देखने को मिला कि अ, लोगों में चेंजेस आए, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आए। यस, तो ये सब चीज़ें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में भी गिरावट हम लोग को जो है वो देखने को मिली। और सेम स्वच्छता के कारण यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज में भी अर्ली 20th सेंचुरी में इसी प्रकार का ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बात आप जानते ही हैं, इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओपन डेफिकेशन जो है वो रिड्यूस हो गया। आज की डेट में लोग हर कहीं जो है वो टॉयलेट नहीं करते हैं। लोग बिल्कुल सही जगह पर, जहाँ पर टॉयलेट बना हुआ वहीं पर जाके करते हैं। बट फिर भी अभी भी काफ़ी सारे लोगों को सीखना बाकी है। ऐसे मिल जाते हैं हम लोग को काफ़ी सारे नमूने, जो रोड के बगल में जो है वो खड़े होके पी कर देते हैं। तो ऐसा बेकार है, नहीं करना चाहिए। लोगों को एक प्रॉपर प्लेस में करना चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि अरे हम हाईवे में चल रहे हैं, हाईवे में कहाँ करें? अरे भैया, हाईवे में आपको हर 5-10 किलोमीटर में वो मिलेगा, पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप में एक मैंडेटरी होता है टॉयलेट, वहाँ जाके करिए ना। क्यों गाड़ी रोक कर जाओ साइड में जाओ टॉयलेट करना? चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। रूरल इंडिया के अंदर ओपन डेफिकेशन जो है वो हेल्दियर माना जाता है, राइट? और काफ़ी सारी कम्युनिटी एक्सेप्ट करती हैं कि भाई बाहर जाकर ही ओपन में जो है वो आप शौच करो। और काफ़ी प्रयास जो है वो किया गया इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए, बट अभी भी ये परसेप्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। टॉयलेट्स तो बना दिए गए हैं, बट वो काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर पानी का सप्लाई नहीं है, राइट? गंदगी वहाँ पर साफ नहीं हो रही है, राइट? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली। पिट बेस्ड टॉयलेट हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए। अब मेंटेनेंस ही नहीं होगा तो दिक्कत तो आएगी आएगी। अब जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जैसे कि जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, डिसेबल्ड इंडिविजुअल है, तो उनको तो टॉयलेट्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वैसे तो सुलभ शौचालय जो बनाए गए हैं, तो उसमें सुविधाएँ हैं, मतलब जो फिज़िकली फिट नहीं है, जो लोग फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, राइट? तो उनके लिए सुविधाएँ हैं, बट हर जगह सुविधा नहीं है। तो ये भी एक इश्यू हम लोग को देखने को मिलता है। हैंड हाइजीन, इनकंसिस्टेंट हैंड हाइजीन प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है, लैक ऑफ फैसिलिटी के कारण, मतलब पानी नहीं है, सोप नहीं है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं। तो ये आज भी ये सब प्रॉब्लम्स है। अब ये सब जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सॉल्यूशन है। भाई अगर हैंड हाइजीन आपको ठीक रखना है, तो हर एक टॉयलेट को मेंटेन करवाना पड़ेगा। अब ये किसका काम है? म्युनिसिपैलिटी का, ऑब्वियसली सरकार का। तो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के बिहेवियर चेंज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो है वो लेकर आओ, राइट? रोबोट बैंडिकूट का इस्तेमाल जो है वो करो, मैनुअल स्कैवेंजिंग को जो है वो एड्रेस करने के लिए, यानी कि रोबोट जो होते हैं वो खुद, अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है,
रोबोट जो है वो साफ-सफाई का जो है वो काम कर सकता है, राइट? ये सब चीज़ें इंस्टॉल करवाओ और काफ़ी सारी मतलब जैसे एनजीओ के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिसेफ, इनके साथ मिलकर अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ मिले, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, उनको ठेका दो, राइट? मेंटेनेंस का, साफ-सफाई का, तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें जो है वो सुधरेंगी। बट उसके लिए सरकार को और कम्युनिटी को प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार काम करे उससे बनेगा नहीं, लोगों को भी जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये था एक ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया और साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली सिंगापुर, इनके बीच में हम लोग को काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सेक्टर में कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि दोनों इंडिया और सिंगापुर दोनों कंट्रीज़ जो है वो मिलकर काफ़ी जो है वो काम जो है वो कर रही हैं। अलग-अलग एक्टिविटीज़, ट्रेड एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। दूसरा भी इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल हुआ था सिंगापुर के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों पर बात हुई, काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए और ये भारत का प्रयास भी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर, वो भी ये फुलफिल करता है, ये पार्टनरशिप सिंगापुर के साथ। कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करें तो इस पर काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए, फूड, ट्रेड, डिजिटल कोऑपरेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, ग्रीन इकोनॉमी, इन सब एरियाज़ में। फिर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, राइट? एविएशन, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, तो इन सब एरियाज़ पर जो है वो मिलकर ये कंट्रीज़ काम करेंगी, इस पर एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है। फिर इंडिया और सिंगापुर जो है वो अपनी मिनिस्टेरियल मैकेनिज्म को और बढ़ाएँगे, यानी कि और काफ़ी सारे हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स, सिंगापुर के मिनिस्टर्स एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर, राइट? फिर इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करें, तो एग्रीमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड ये है कि ऑफिशियली जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि इंडियन लीडरशिप की विज़िट जो होगी उस दौरान, यानी कि हम लोग जब वहाँ पर जाएँगे सिंगापुर में, मिनिस्टर्स वगैरह जाएँगे तब और हम लोग को एग्रीमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ। अभी मैंने आप लोग को 1-2 दिन पहले ही एक आर्टिकल कवर करवाया था जिसमें मैंने सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करी थी कि इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर हब बनने पर जो है वो काम कर रही है। और ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर को बनाने के प्लांट्स जो है वो ओपन कर दिए गए हैं, जिसमें सपोर्ट जो है वो किसके द्वारा किया गया है? नीचे कमेंट बॉक्स में उस कंट्री का नाम लिखकर बताओ कि कौन-सी कंट्री जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें सपोर्ट कर रही है। आगे की चर्चा करते हैं गाइस, तो इसमें दोनों ही कंट्रीज़ इंडिया और सिंगापुर ने मिलकर ये कहा है कि दोनों मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर काम करेंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो सके। फिर इसके अलावा आगे की चर्चा करें तो यूपीआई, इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ, तो इसको जो है वो लिंक किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। फिर ट्रेड के बारे में बात करें तो सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर सिंगापुर की तरफ से आती है और 2023-2024 में 11.77 बिलियन यूएस डॉलर देखने को मिली थी और ये सन 2000 से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, राइट? तो ये 159.94 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो देखने को मिली है टोटल। बायलैटरल ट्रेड जो है वो दोनों का 35.61 बिलियन यूएस डॉलर हम लोग को देखने को मिलता है और सिंगापुर इंडिया की छठी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे दुनिया भर में। यानी कि सिंगापुर 6वें नंबर पर आती है जब हम किसी के साथ व्यापार करने की बात करते हैं। और प्लान्स अनाउंस किए गए कि उद्घाटन जो है वो किया जाएगा सिंगापुर के अंदर थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर का। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल रिलेशंस को जो है वो बढ़ाएं, सांस्कृतिक व्यवहार जो है उसको और मजबूत करें। दोनों ही कंट्रीज जो है उससे पहले उन्होंने लॉन्च भी करी है काफी सारी सैटेलाइट्स। इसरो के द्वारा जो है वो काफी सारी सिंगापुर की सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। तो स्पेस रिलेशंस भी दोनों कंट्रीज के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है स्पेस सेक्टर में। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडो पैसिफिक विजन के लिए इंडिया के। और ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पर्टिकुलरली सिंगापुर की मैरीटाइम कनेक्टिविटी, राइट? इंडिया का जो गोल है फ्री और इंक्लूसिव बनाना इंडो पैसिफिक को, सिर्फ इंडिया का नहीं, क्वाड का गोल है हम लोग को देखने को मिलता है। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल डायलॉग करके एक प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसका गोल है ये कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को जो है वो पीसफुल रखना है, फ्री रखना है, कि किसी प्रकार का बैरियर्स ना हो वहाँ पर। फिर चाइना को भी हम लोग को काउंटर करना रहता है, तो इसलिए हम ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो है अपने रिलेशन अच्छे मजबूत बना के रखते हैं। बट कुछ-कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि चाइना हमेशा साउथ चाइना सी पर उसकी पॉलिसीज़ को लेकर जो है वो हमें टेंशन क्रिएट करता रहता है और इस क्षेत्र में भी टेंशन क्रिएट करता रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी भी जो है वो थोड़ी उतनी बेहतर नहीं है इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में, वो अंडर डेवलप्ड है, राइट? और पीपल टू पीपल कनेक्शन इससे इम्पैक्ट होता है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी सारी, जैसे कि हम बात करें डिजिटल कनेक्टिविटी की, तो इस पर हम काम करके फ्यूचर में कोलैबोरेट जो है वो कर सकते हैं, राइट?
और बेहतर तरीके से अपने रिलेशनशिप को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है। जैसे कि गाइस, कभी भी बैंक से कोई व्यक्ति अगर लोन ले रहा है, फिर अगर वो लोन नहीं चुकाता है तो क्या होता है, एनपीए हो जाता है, यानी कि वो अकाउंट जो होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। अब क्या होता है, यही नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने, एक एक्स व्यक्ति ने बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन लिया, उसने 20 लाख रुपए चुका दिया, 80 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो क्या करेगी, वो बैंक के पास आएगी और बोलेगी एक काम करो, हम आपके लोन को 50 लाख रुपए में खरीद लेते हैं, मतलब आपकी आपका जो ये प्रॉब्लम है वो हम रिजॉल्व कर देंगे, ये पूरे राइट्स आप हमें ट्रांसफर कर दो, अब हम अपनी तरफ से सामने वाले से वसूली करेंगे। तो ये होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम, कि ये बैंक के साथ एक डील कर लेते हैं, बैंक को बोल देते हैं एक काम करो, तुम 30 लाख रुपए का लॉस जो है वो झेलो और हम आपको 50 लाख रुपए दे देंगे। अब आप ये बोलोगे कि सर बैंक क्यों लॉस झेल रही है? अरे भैया, 80 लाख से बेटर है ना कि 30 लाख रुपए का लॉस? बोलो हाँ या ना? 80 लाख का लॉस लेना पसंद करेगी बैंक या 30 लाख का लॉस? ऑब्वियसली 30 लाख का लॉस, क्योंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी तो कमाना है ना भैया। ऐसे तो नहीं कि उसको कमाना नहीं है, उसको भी कमाना है। तो वो क्या करेगी, वो उससे सेटलमेंट करेगी जिसने लोन जो है वो ले रखा है, उससे बोलेगी कि हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं, बट हम आपको एक मौका देते हैं, आप एक काम करो, 80 लाख रुपए नहीं, 75 लाख दे दो, 5 लाख का आपको डिस्काउंट देते हैं। करती हैं ऐसी कंपनीज, मैंने खुद पर्सनली डील किया इन सब कंपनी से, तो मुझे पता है कि वो किस प्रकार से, मतलब आपका जो लोन रहता है, इंटरेस्ट रहता है, वो बहुत सारी चीजें माफ करती है। कैसे माफ होती है? क्योंकि उनकी ऑलरेडी डील हो चुकी होती है बैंक से कि हम इतनी रिकवरी कर लेंगे अपने हिसाब से, जितनी भी हम करें वो हमारे ऊपर रहेगा, वो हमारा पैसा रहेगा, हम आपको अभी पैसे दे देते हैं। ऐसा चलता है इसका काम। बात समझ में आई? अब हो ये रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि अभी रिसेंट ट्रेंड ये है कि एनपीए जो है वो क्या हुआ है, कम हो गया है। एनपीए का लेवल जो है वो 12 साल लो जो है वो हो गया है 2.8%। अब देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए कि लोग जो है अपना लोन टाइम पर चुका रहे हैं, बैंक को लॉसेस नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो है वो बुरी खबर है, क्योंकि इनका धंधा, इनका बिजनेस तो तभी चलेगा ना जब लोग जो है वो लोन ना दे बैंक को, फिर ये बैंक के साथ डील करके उन लोगों के ऊपर जो है वो धरपकड़ करे। तो ये थर्ड पार्टीज होती हैं बेसिकली। आपने देखा होगा कि जो कलेक्शन एजेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, जो कई बार लोन ना चुकाने पर कलेक्ट करने के लिए आते हैं घर पर, बार बार फोन कॉल्स करते हैं, ये थर्ड पार्टीज होती हैं जो बेसिकली बैंक के बिहाफ पर जो है वो कस्टमर से रिकवरी करती है। तो ये रिकवरी डिपार्टमेंट होता है बेसिकली। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, मतलब ये कंपनी को खोलने के लिए उनको बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ रहा है। और ऊपर से एक और है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनएआरसीएल, इनके साथ इनका कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि ज्यादातर केसेस एनएआरसीएल जो है अपने पास ले लेता है, राइट, यानी कि बैंक से, तो इनको जो है वो नहीं मिल पा रहा। और हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एसेट्स जो है अंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय 7 to 10% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल रहा है कि 7 से 10% तक इनके एसेट जो है वो कम हो जाएंगे, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि, और ये क्यों हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट एनपीएस नहीं हो पा रहा है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी जो बिजनेस लोन लेती है ना, तो वो आज की डेट में लोन चुका रही है, तो इनको प्रॉब्लम है इस कंपनी को कि लोग अपना लोन ना चुकाए। तो ये है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि काम इनका उसी से होता है ना। और छोटी छोटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है, राइट, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स इस बिजनेस में जब आ चुके हैं, रिकवरी वाले बिजनेस में, तो पूरा धंधा इनका वो लोग ले जाते हैं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बड़ी प्रॉब्लम जो है आज की डेट में जो है फेस करना पड़ रहा है। बस ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम यही कि भाई, मतलब इनका कहना यह है कि भाई कंपनी वाले बैंक से लोन ले और वो लोन ना चुकाए, क्योंकि वो लोन ना चुकाएंगे तब तो इनको काम मिलेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और हालांकि अगर ओवरऑल कहा जाए तो अच्छी बात है भाई कि लोग अपना लोन टाइम पर चुका रहे हैं, बैंक पर एनपीए की प्रॉब्लम जो है वो कम हो रही है। और बैंक के ऊपर एनपीए की प्रॉब्लम कम होने की वजह ही है कि स्ट्रिक्ट बैंक ने नियम जो है बना लिया है। आजकल बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो लोगों को लोन दिया जा रहा है। अगर किसी का कोई डिफॉल्टर है, किसी कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर है या कोई किसी प्रकार से डिफॉल्टर है, तो उसको लोन जो है वो नहीं मिल रहा है, आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, राइट। बुक इसलिए क्योंकि एनपीए नहीं करना है बैंक को, ठीक है। लोग जो है वो रिटेल लोन्स की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। एआरसी जो है वो फोर्स, मतलब वो फोकस कर रही है स्मॉलर रिटेल लोन्स की तरफ। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे जो लोग पर्सनल लोन लेते हैं 5-1 लाख रुपए का, और एक कंपनी वाला लोन लेगा 5 करोड़ रुपए का, राइट। अब वो 5 करोड़ रुपए वाले लोन जो है वो एनपीए नहीं हो रहे हैं। अब 5-5 लाख वाले छोटे छोटे लोन जो है वो एनपीए हो रहे हैं। तो एआरसी पूरी तरह से उन पर अब फोकस कर रही है, छोटे
उस पर। तो ये इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा आरबीआई ने, मैंने आपको बताया ना, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन जो है वो बढ़ा दिए हैं, राइट, कि भाई कोई भी जो है वो बैंक से अगर लोन ले रहा है तो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स जो है वो किए जा रहे हैं कि कोई बैंक के साथ फ्रॉड ना करे, क्योंकि बैंक के साथ फ्रॉड होगा तो एनपीए होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, और फिर एआरसी को काम मिलेगा। तो आरबीआई के स्ट्रिक्ट नियम के चलते एआरसी को काम नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये था एक ओवरऑल टॉपिक। और आरबीआई जो है उसने मिनिमम नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो एआरसी के लिए बढ़ा दी है, 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ कर दी है कि भाई इतना आपको जो है अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इतना बड़ा अमाउंट मेंटेन करना बड़ा दिक्कत वाला काम है इनके लिए, राइट। तो इसलिए बहुत सारी एआरसी कंपनीज तो बंदी हो गई हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर एनएआरसीएल से कंपटीशन होता है। एनएआरसीएल जो है वो गवर्नमेंट बैड बैंक है। अब ये सरकार की ही बैड बैंक है, आप कह सकते हो ये सरकार की ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो जितने भी बैंक है वो सरकार की इस कंपनी को जो है वो दे देते हैं, क्योंकि इससे फायदा ज्यादा होता है। क्योंकि आप देखो, बहुत सिंपल सी मैं आपको चीज बता रहा हूँ। जैसे अभी हम वापस उस एग्जाम्पल पे चलते हैं, 1 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सामने वाले ने 1 करोड़ का लोन देने से मना कर दिया कि मैं 1 करोड़ रुपए नहीं चुकाऊंगा। अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास आया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोल रही है कि मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, आप एक काम करो, ये लोन मुझे ट्रांसफर कर दो, तो मैं अपने हिसाब से फिर रिकवरी करूंगा। बट ये तो सरकारी है, एनएआरसीएल, ये बैंक को बताओ कितना देगी। ये बैंक को बोली कि काम करो, मैं तुम्हें 90 लाख रुपए जो है वो देता हूँ, या 95 लाख रुपीज देता हूँ, मुझे जो है वो दे दो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बैंक को जब जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा वहीं तो भेजेगी ना। ये बिल्कुल ऐसा होता है, टेंडर की तरह होता है कि जिसमें बोलियां लगती, जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। जैसे आप अपने आप को बैंक मान लो, ठीक है, मैं हूं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला एक व्यक्ति, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक काम करो, आपका जो लॉस है, जैसे अभी आपका 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, मैं एक काम करता हूं, आपको 90 लाख रुपए दे देता हूं, आपका लॉस होगा सिर्फ 10 लाख रुपए का। और एक व्यक्ति आपके पास आया दूसरा, वो आपसे जो है बोल रहा है कि मैं आपको जो है वो 80 लाख रुपए दूंगा। तो आपको तो ज्यादा पैसा चाहिए ना, आप उससे ही डील करोगे। अब ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है मतलब ये अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखेगी, राइट। और जितने भी बैड लोन्स है वो अपने पास जो है वो रख लेगी, और बैंक की बैलेंस शीट जो है वो क्लियर कर देगी। तो ये इससे भी एआरसी जो कंपनी है उनको बहुत नुकसान जो है वो पहुंच रहा है, यानी कि ये रिकवरी वाली कंपनी को नुकसान पहुंच रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी अब बातें अच्छे से। और आरबीआई के स्ट्रिक्ट एक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस हम लोग को देखने को मिल ही रहे हैं, राइट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 से रिलेटेड ये टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ये बेसिकली जयपुर के अंदर अभी हमें देखने को मिला कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया, जिसको स्वच्छ वायु दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसी दौरान राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा ये अवार्ड जो है वो प्रस्तुत किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो है वो हर साल 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन पूरे दुनिया भर में एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है। ये दिवस जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 में जो है वो डेजिग्नेट किया गया था, और ये फोकस किया गया था कि हमें क्लीन एयर पर टारगेट करने की। क्योंकि आप जानिए यार आज की डेट में कितनी ज्यादा वायु प्रदूषण हम लोग को देखने को मिल रही है। और 7 सितंबर 2024 से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाता है बेस्ट परफॉर्मिंग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटीज को, यानी कि जितनी भी सिटीज है जिन्होंने एयर क्वालिटी को अपना इंप्रूव किया है, तो उन सिटीज को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये प्रयास है, इनिशिएटिव है, और जिसमें सिटीज को जो है रैंकिंग दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस सिटी के अंदर एयर क्वालिटी कितनी अच्छी इंप्रूव हुई है, उस आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और क्राइटेरिया जो है वो 8 पैरामीटर के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है, और इसमें काफी सारी चीजें देखी जाती है। ये चेक किया जाता है कहीं वहां पर जैसे पराली वगैरह वगैरह जलानी दी जाती, जैसे पंजाब हरियाणा के साइड पे हम लोग जो है वो देखते हैं कि काफी ज्यादा लेवल पर स्टबल बर्निंग होती है, पराली को जो है वो जला दिया जाता है। पराली समझते हो ना क्या होता है? जब खेत वगैरह जो होते हैं, जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है यानी कटाई हो जाती है, तो भूसा जो बच जाता है तो उसको जनरली जला दिया जाता है। तो कहीं इस प्रकार से बायोमास बर्निंग तो नहीं हो रही, राइट, सिटीज के अंदर सॉलिड वेस्ट की बर्निंग तो नहीं हो रही, जलाया तो नहीं जा रहा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करके, राइट। रोड में कितना डस्ट है वो चेक किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट कितना हो रहा है, राइट। गाड़ियों से निकलने वाला, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं को जो है वो चेक किया जाता है। पब्लिक अवेयरनेस कितनी क्रिएट की जा रही है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, ये देखा जाता है। फिर पार्टिकुलेट मैटर 10 के कॉन्सेंट्रेशन पर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इस चीज को देखा जाता है, और भी तमाम चीजों के आधार पर जो है वो पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है और सिटीज को रैंकिंग दी जाती है।
इसके अंदर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 नाम की सिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। कैटेगरी 1 वाली सिटीज होती है जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा की है, जैसे कि सूरत, जबलपुर, आगरा। और जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख की है वो कैटेगरी 2 में आता है, फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी ऐसी सिटीज। और 3 लाख से कम की पॉपुलेशन जैसे कि रायबरेली, नालगोंडा, राइट, नालागढ़, तो ऐसी सिटीज हम लोग को पॉपुलेशन मतलब कैटेगरी 3 के अंदर आती है पॉपुलेशन के आधार पर। फिर आगे की चर्चा करें तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं विनिंग सिटीज के, उनको मिलता है कैश प्राइज, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स। तो याद रखिएगा म्युनिसिपल कमिश्नर को ये अवार्ड जो है वो रिसीव होता है सिटी के। अब आगे चर्चा करें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ही नाम से समझ में आ रहा है कि वायु प्रदूषण को जो है वो रोकना, एयर पोल्यूशन को रोकना। और फोकस किया गया था 131 सिटीज के ऊपर, जहां पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो काफी खराब रहा है, राइट। पार्टिकुलेट मैटर 10 और NO2, राइट, 5 सालों से काफी ज्यादा खराब रहा है। तो उन सिटीज को टारगेट किया गया। प्राइमरी गोल यही था कि 20 से 30% जो रिडक्शन करना है पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के कॉन्सेंट्रेशन में 2024 तक। और 2017 को बेस ईयर माना गया। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखना गोल। फिर इसके अलावा प्राण पोर्टल करके भी एक हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था, ये भी याद रखना है कि सिटीज के अंदर रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर करना है कि कितना वायु प्रदूषण हो रहा है। फिर इसके अलावा 2024 तक 51 सिटीज के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि उन्होंने पार्टिकुलेट मैटर 10 के लेवल को 20% से रिड्यूस कर दिया। और 21 सिटीज हम लोग को देखने को मिल रही जिन्होंने 40% जो है वो कम कर दिया पार्टिकुलेट मैटर 10 को। ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं काफी सारे इनिशिएटिव, जैसे कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, आप जानते हैं ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कई बार। वेस्ट टू वेल्थ, तो ये सब इनिशिएटिव सरकार जो है वो लेकर आ रही है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। एक पेड़ माँ के नाम, ये इनिशिएटिव भी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और ये कहा गया कि 100 पौधे जो है वो लगाए जाएंगे इस इवेंट के दौरान, एक पेड़ माँ के नाम के दौरान। चीफ मिनिस्टर जो थे राजस्थान के, उन्होंने 7 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने की बात करी पूरे राज्य में। सिटीज जो है वो बेसिकली काफी सारे मेजर जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे कि सेंट्रल कमांड मॉनिटरिंग फैसिलिटी, टेक्निकल इंटरवेंशन फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग। भाई की ये जो वायु प्रदूषण जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसकी फोरकास्टिंग की जा सके कितना और आने वाले समय में हो सकता है, जिस हिसाब से प्लान्स तैयार करके उसको कम करें, राइट। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है जन भागीदारी इनिशिएटिव के थ्रू, लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, राइट, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दैट्स इट। तो यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। अच्छे से क्लियर हुई है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। विश्वस्य करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अब हम लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। मेन ऑब्जेक्टिव यही यार, देखो आपको ऑलरेडी पता है कि आज की डेट में ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो काफी ट्रांसपेरेंट है, काफी अच्छी है, काफी एफिशिएंट है, सिक्योरिटी फीचर उसका काफी अच्छा है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी उसके अंदर रहती है, राइट राइट। तो आपको ये चीज के बारे में ऑलरेडी पता है। तो हम आज की डेट में इसको पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस में, यानी कि हमारे शासन में और हमारी जो सार्वजनिक सेवाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, पब्लिक सर्विसेज, तो उसमें जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ब्लॉकचेन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ये 2-3 चीजें ध्यान में रखना है कि लेजर टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर डेटा जो होता है वो स्टोर जो है वो किया जाता है किसमें, इनक्रिप्टेड ब्लॉक्स में, जो कि क्रोनोलॉजिकल चेन में जो है वो लिंक्ड रहता है, जिसको कोई भी क्रैक जो है वो नहीं कर सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता। काफी स्ट्रॉन्ग इसका सिक्योरिटी फीचर हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे बिटकॉइन हुआ ऐसे काफी सारी क्रिप्टो करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, ब्लॉकचेन के आधार पर ही काम करती है। ऐसे ही हम लोग भी अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करके पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ कुछ चीजों पर काम करना पड़ेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स बनाने पड़ेंगे, सिक्योर नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा अलग से, राइट, प्रोटोकॉल्स तैयार करने पड़ेंगे, राइट, कंसेंसस मैकेनिज्म होना पड़ेगा, सहमति तंत्र जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं कि भाई जो भी डेटा लिया जाएगा वो कहाँ कहाँ पर यूज किया जाएगा, तो उसका कंसेंट साइन करवाया जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, एपीआईज का इस्तेमाल किया जाएगा। एपीआईज बेसिकली हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वो कुछ टूल्स होते हैं, राइट, अलग अलग जैसे एप्लीकेशंस होती हैं, एपीआई एप्लीकेशंस, आपने नाम जो है वो सुना होगा, राइट, एप्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद बीएएस के बारे में बात करें तो ये क्लाउड बेस्ड सर्विस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। मतलब आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर बैठे होगे तो वहां से आप अपनी ये सर्विस जो है वो यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो वो बास के ऊपर बेस्ड हम लोग को नजर आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो वैसे ही विश्वसनीय बास हम लोग को देखने को मिल रहा है, BAAS, बास नहीं बोलेंगे, BAAS ही बोलो, बास बोलना कितना अजीब लग रहा है।
तो ये आप ध्यान में रखना कि भैया विश्वसनीय, अगर आपसे पूछना अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्या है ये, तो आपको ध्यान में रखना है कि सरकार की ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिस पर सरकार आज की डेट में काम कर रही है, शासन को बेहतर बनाने में। इसके अलावा इस पे बहुत सारे फीचर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जैसे कि रैपिड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बहुत जल्दी से ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो बताएगा। तुरंत, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन तुरंत जो है वो बताएगा। सिक्योरिटी ऑडिट्स इसमें होगी, मतलब किसी प्रकार से कोई भी मतलब ऐसी बोलते हैं ना कि करप्शन वाली चीज़ नहीं देखने को मिलेंगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी पूरी तरह से। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म भी हम लोग को एनबीएफ लाइट देखने को मिल रहा है, जो सैंडबॉक्स के तौर पर जो है वो काम करेगा। आपको पता है सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स का मतलब ये है रेत का डिब्बा। नहीं, नहीं, सैंडबॉक्स मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर अब हम बात करते हैं फिनटेक के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली एप्लीकेशन। जैसे आप मोबाइल में अपनी बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करते हो, राइट? अब सैंडबॉक्स का मतलब ये है कि एक सिक्योर्ड स्पेस में कुछ ही कस्टमर के साथ उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना, रियल बेसिस पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कोई फीचर अपनी एप्लीकेशन में डाला है, अब आपको उसको टेस्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ी एप्लीकेशन अगर एक बार में सबको दे देंगे और कोई उसमें लूपहोल अगर निकल जाए तो दिक्कत आएगी। तो उसकी टेस्टिंग की जाती है कुछ कस्टमर्स को सेलेक्ट करके। फॉर एग्जांपल कि 1000 कस्टमर्स पे टेस्टिंग हो रही है। अब एक बैंक के अंदर देखो करोड़ों कस्टमर है, राइट? अब 1000 कस्टमर की सिर्फ टेस्टिंग की जा रही है कि वो सही है कि नहीं। तो मतलब रियल जो कस्टमर्स हैं, जो रियल जो यूजर्स हैं, उनकी उनके साथ जो है वो टेस्टिंग करना नई किसी सर्विस की, नई एप्लीकेशन की, तो उसको बोला जाता है सैंडबॉक्स। ये स्टार्टअप्स एकेडमी है, ये सब करते हैं रिसर्च करने के लिए, प्रोटोटाइपिंग के लिए। ठीक है। एनबीएफ लाइट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सैंडबॉक्स के तौर पर डिजाइन किया गया है रैपिड एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग के लिए। और एक हम लोग को प्रमाणिक देखने को मिल रहा है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड सोल्यूशन है जो वेरीफाई करेगा मोबाइल एप्लीकेशन का ओरिजिन क्या है और उसकी सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करेगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी फेक मोबाइल एप्लीकेशन आ गई हैं। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो, राइट? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जो है वो कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, राइट? हेल्थ केयर में इसका मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसको ट्रांसफर करने के लिए, फीड करने के लिए यूज कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। मीडिया एंटरटेनमेंट में इसका यूज होता है, रिटेल बिजनेस में इसका यूज होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होता है, गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज में इसका यूज कर सकती है। तो ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इन इन एरियाज पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। फिर ऐसी इंडिया की ब्लॉकचेन इनिशिएटिव है, जैसे आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तैयार किया था, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था सैंडबॉक्स, वो इसी पर्सपेक्टिव से बनाया गया था। ठीक है। नेशनल स्ट्रेटेजी ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग जो है वो तैयार कर रहे हैं कि ई गवर्नेंस सर्विस जो है वो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के ऊपर आधारित हो। स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, जैसे कि तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन्होंने भी अपने ब्लॉकचेन इंक्यूबेटर्स तैयार किए हैं, राइट? और इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये एनआईसी के द्वारा क्रिएट की गई थी। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब ये चाइना अफ्रीका कॉपरेशन की यहाँ पर बात हो रही है, उसके फोरम की बात हो रही है, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोकैक ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, याद रखिएगा। एस्वाटिनी ये पार्ट नहीं है फोकैक का, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो उसके ताइवान के साथ है, और चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है वो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ताइवान क्षेत्र है, जो हांगकांग है, मकाऊ है, और जो हम लोग को देखने को मिलता है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है, ये वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है वो आते हैं, याद रखिएगा। और ये मकाऊ और हांगकांग की वजह से वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी के तहत आते हैं चाइना की। वन कंट्री टू सिस्टम, मकाऊ और हांगकांग, याद रखना। और ताइवान और मेनली वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, ये आते हैं वन चाइना पॉलिसी के तहत। कि जैसे आपको पता है कि ताइवान अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चाइना से अलग हूँ, बट कभी भी उसने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया हुआ है बाजा बजाते हुए। बट कुछ कंट्रीज ताइवान के साथ जो रिलेशन अपने बनाती हैं, जैसे हम है, इंडिया है, इंडिया ताइवान के साथ भी रिलेशन रखती है, चाइना से भी रखती है। बट ताइवान से हम ज्यादा रिलेशन अपने अच्छे, हम तो स्ट्रेटेजिक बेस पे बनाते हैं। बट क्या होता है कि चाइना जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि अगर कोई कंट्री ताइवान से ज्यादा बात करती है तो चाइना को दिक्कत होती है। नेक्स्ट, अफ्रीकन यूनियन कमीशन जो है वो उसका फुल पार्टिसिपेंट, यानी कि जितने भी लोग अफ्रीकन यूनियन में हैं वो सभी के सभी फोकैक में हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा। आगे की चर्चा करें। हाँ, अब देखो, हुरिकेन्स कहाँ पर होते हैं, बहुत बेसिक ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप ही लोग देंगे। हुरिकेन्स कहाँ पर आते हैं, विली विलीज कहाँ पर रहते हैं, टोर्नेडो का किस क्षेत्र पर होते हैं? बताओ इसमें कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है?
नेक्स्ट चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन के फोरम के बारे में जो है वो चर्चा हो रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। तो इसके बारे में 150 वर्ड्स में आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। लाइक का बटन ज़रूर हिट करिए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।